द केरला स्टोरी की इतनी चर्चा हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक चुनाव में इसकी बात कर दी। आमतौर पर पीएम मोदी फिल्मों की बात करते नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ इस फिल्म का जिक्र किया, बल्कि इस फिल्म में आतंकवाद के जिस नए रूप को दिखाया गया उसकी बात करके बड़ी चेतावनी देश को दे दी। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीर बात कही है। पहले इसको सुनिए, फिर आगे की बातें बताऊंगा। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। चुनाव कर्नाटक में फिल्म केरल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर रखा है। वो कह रहे भाई बंदूक चलता है, सबको सुनाई देता है, बम फूटता है आतंकवाद के नाम पर, सबको सुनाई देता है, लेकिन समाज को जैसे साइलेंटली खोखला किया जाता है, उसका एक स्वरूप, उस आतंकवाद का एक स्वरूप फिल्म केरला स्टोरी में भी देखने को मिलेगा। पीएम मोदी को फिल्म केरला स्टोरी की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोग केरल स्टोरी के सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो इतने गंभीर विषय को सीधा प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दे रहे हैं, और सिर्फ खारिज ही नहीं कर रहे, वो ये चाह रहे हैं कि इसको लोग देखे भी नहीं, इस पर चर्चा भी ना हो। वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे देश में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, जबकि सच ये है कि केरल में लव जिहाद हो या फिर आईसिस के केरल मॉड्यूल की बात हो, जिसमें लोगों को आतंकी बनाकर आईसिस के लिए लड़ने भेजे जाने की बातें हो, ये सब बातें पिछले एक दशक से चर्चा में आती रही हैं। फिल्म में भी इसी आधार पर हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी दिखाई गई, जिन लड़कियों को पहले कहा गया है इस फिल्म में कि ट्रैप किया जाता है और शादी करके धर्म बदला जाता है, और फिर इन्हें सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर आईसिस जैसे आतंकी संगठनों का आतंकी बनाकर केरल से भेजा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को केरल स्टोरी की ये कहानियां बहुत चुभ रही, इसलिए वो इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए आखिरी वक्त तक जोर लगाते रहे। पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं रोक लगेगी। ऐसे लगाने लगे रोक जिसमें सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो फिर तो सब उठ के सुप्रीम कोर्ट आने लगे। तो हाईकोर्ट जाइए। फिर ये लोग हाईकोर्ट गए, केरल हाईकोर्ट गए आज, जहां इनकी सुनवाई हुई। सोचिए, इधर फिल्म रिलीज हो रही है, उधर सुनवाई चल रही है। जब सुनवाई हुई
तो हाईकोर्ट में क्या हुआ आज आपको जानना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि क्यों इस फिल्म को लेकर जो लोग रोकने पर इस फिल्म को न देखा जा सके इस पर जोर लगा रहे थे, उनके तर्क क्या थे और कैसे हाईकोर्ट में उनके तर्क की हवा निकल गई। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, अब केरल हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बीच में फिल्म का टीजर भी देखा और टीजर देखकर याचिकाकर्ताओं से यह पूछ लिया, कोर्ट ने पूछा कि भाई फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको इस्लाम के खिलाफ लग रहा है। फिल्म में किसी धर्म के खिलाफ कोई आरोप तो है नहीं, सिर्फ आईसिस जैसे संगठन के खिलाफ आरोप है। कोर्ट कह रहा है भाई इसमें धर्म का नाम ही नहीं है, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लग रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेलर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ है। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी कोई चीज होती है बॉस, इनके पास आर्टिस्टिक फ्रीडम है, हमें उसको भी बैलेंस करना होगा ना। और जो लोग फिल्म को रोकना चाह रहे हैं ये वही लोग हैं जो 2014 के बाद से सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। वो एक फिल्म तक रिलीज नहीं होने देना चाह रहे। यानी केरल हाईकोर्ट ने उस एजेंडे की हवा निकाल दी जिसमें फिल्म को आतंकवाद विरोधी ना बताकर एक समुदाय विरोधी बताया जा रहा था। कोर्ट ने साफ कर दिया भाई ये कोई समुदाय के विरोध में नहीं है, ये आतंकवाद के विरोध में। अच्छा, और डिटेलिंग सुनिए कि कैसे इन लोगों के तर्कों की धज्जियां उड़ी कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने प्रोमो देखा, फिल्म का टीजर देखा और दो अहम बातें कही कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह कि किसी फिल्म पर सिर्फ इस आधार पर तो बैन नहीं लगा सकते कि किसी धर्मगुरु को बैड लाइट में दिखाया गया, मतलब गलत तरीके से दिखाया गया है, इसके लिए फिल्म बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। दूसरी बड़ी बात कोर्ट ने यह कही कि लंबे समय से हिंदी और मलयालम दोनों में ऐसी कई फिल्में बनती रही हैं जिनमें किसी धर्मगुरु को विलेन की तरह दिखाया गया है, तब किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। अब ये जो है वो किसी धर्म के खिलाफ हो गया क्या? इस फिल्म से लव जिहाद पर भी नई बहस शुरू हुई। केरल में लव जिहाद को लेकर बहुत अरसे से बहस होती रही है। आज जब कोर्ट में लव जिहाद की बात आई तो फिल्म को बैन करने की मांग करने वाले पक्ष ने बड़ी दिलचस्प दलील दी, जिसका कोर्ट ने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। मतलब जैसा वो दलील दे रहे थे उसी तरह का जवाब कोर्ट ने दिया। फिल्म पर बैन की मांग करने वाले पक्ष ने कोर्ट से कहा कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। सुन रहे हैं, लव जिहाद होता ही नहीं है, जांच से साबित हो चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि होते तो भूत प्रेत भी नहीं है भाई, लेकिन उस पर भी तो फिल्में बनती हैं। तो इतना सब मुंह रह गया जो इनका जो आरोप लगा रहे थे कि भाई फिल्म ये है, भाई वो कह रहे लव जिहाद नहीं होता। जज ने कहा कि भाई होता तो भूत भी नहीं है, प्रेत भी नहीं है, नहीं मानते हो, हॉरर फिल्म देखने जाते हो ना, उस पर बैन लगवा देते हो क्या? जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता है। इसके बाद फिल्म को रोकने की मांग करने वाले पक्ष ने नई दलील जेब से निकाली, मतलब तर्क दिया। कहा गया कि फिल्म में दावा किया जा रहा है कि वो सच्ची घटना पर आधारित है और इसी बात पर आपत्ति है, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म, अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट में तो आईसिस को आना चाहिए, आतंकी संगठन आईएसआईएस को आना चाहिए और एतराज करना चाहिए। अगर इन बातों से किसी को परेशानी होनी चाहिए वो तो आईएसआईएस आतंकी संगठन को होनी चाहिए ना भाई। आरोप तो उस पर लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा के आईसिस में शामिल किया जा रहा है, तो दिक्कत तो आईसिस को ना होनी चाहिए। जज साहब कह रहे हैं तुम क्यों आए हो, आईसिस के वकील हो क्या? तो वो वाला भी तर्क नहीं चला। फिर सुनवाई में फिल्म के डिस्क्लेमर को लेकर बहस हुई। वो शुरू में नहीं आता डिस्क्लेमर, ये फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, ऐसे करके बोलते हैं, तो वो उस पर बहस हुई। फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है और यह कहा है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस पर कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं से कहा कि क्लियर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है जी? कोर्ट ने डिस्क्लेमर पढ़ के भी सुना दिया कि देखो ये लिखा हुआ है, शुरू में आ जाएगा। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जब एनआईए और राज्य पुलिस कह चुकी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर कैसे फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है? इस पर कोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने वालों का कहना है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन वो सच्ची घटनाएं क्या हैं ये तो नहीं बताया।
भाई फिल्म में कोई घटना हो सकता है जो सच्ची हो, पूरी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है या प्रेरित है ये तो नहीं कह रहे, वो कह रहे सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कौन सी घटना सच्ची है ये तो नहीं बताया है, तो आप कैसे मान रहे हो कि क्या है? और ये आर्टिस्टिक फ्रीडम है, कोर्ट ने कह दिया। तो ये वाला तर्क भी फुस, खत्म, हवा निकल गई। सुनवाई में एक दलील यह दी गई कि इस फिल्म को नहीं रोका गया तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ये कोर्ट के अंदर कह दिया। और कहे ये लोग कौन रहे हैं? ये लोग बड़े बड़े वकील है भाई। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि फिल्म को दिखाने से गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, पूरे एक समुदाय को विलेन बताया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेलर में ऐसा क्या है जिससे एक समुदाय खलनायक बन जाएगा जी? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म में किसी समुदाय के खिलाफ कुछ है ही नहीं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखा है और बोर्ड ने यह पाया कि फिल्म पब्लिक को दिखाई जा सकती है। इस सुनवाई के दौरान धर्म की बात बार बार लाई गई, एक धर्म की भावनाएं आहत हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, वगैरह वगैरह। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक धर्म और समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जिससे समाज में तनाव आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले भी कई बार फिल्मों में हिंदू पुजारी और क्रिश्चियन पादरी का जिक्र होता है कि नहीं हुआ है? हिंदू पुजारी और क्रिश्चियन पादरी को लेकर भी कई इस तरह की फिल्में बनी हैं। आप सब उसे फिक्शन की तरह देखते हैं, तो इस फिल्म से समाज में तनाव कैसे आ जाएगा बॉस? हाईकोर्ट ने कहा कि इस सच्चाई में जाने की जरूरत नहीं है कि यह फिल्म एक फिक्शन है या नहीं है। अगर फिल्म में किसी धर्म के प्रमुख को गलत किरदार के रूप में दिखाया जाता है तो यह किसी फिल्म को बैन कर देने का आधार नहीं हो सकता ना। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ऐसी फिल्म भी थी जिसमें पुजारी मूर्ति पर थूक देता है, उस फिल्म से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको तो अवार्ड भी मिल गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू सन्यासी को स्मगलर दिखाया गया है, उस पर तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। हिंदू सन्यासी को दिखा दीजिए तो ठीक है, हिंदू पुजारी कुछ कर दे तो ठीक है, दूसरे किसी धर्म का दिखा दीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाएगा, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। यानी कुल मिलाकर केरल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म केरल के खिलाफ भी नहीं है। फिल्म से अगर किसी को दिक्कत होनी चाहिए तो वो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को होनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि केरल को आईसिस का हब बताकर केरल को बदनाम किया जा रहा है, वो सच को छुपा रहे हैं। क्योंकि केरल से आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जाने वालों के कई मामलों की जांच एनआईए कर चुकी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। केरल के आईसिस मॉड्यूल पर एनआईए फरवरी 2022 में चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और इसमें कई महिलाएं भी हैं। एनआईए ने चार्जशीट में बताया कि केरल में आईसिस मॉड्यूल के लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को कट्टर बनाने, ट्रेनिंग देने, भर्ती करने और टेरर फंडिंग में जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि बंदूक की आवाज और जो बम फटता है उसकी आवाज ही टेररिज्म नहीं होता, ये जो चुपचाप काम चलता है अंदर अंदर टेररिस्ट बनाने का, ये समाज को खोखला करता है। और ये एनआईए की चार्जशीट में है कि भाई ट्रेनिंग दी जा रही है, भर्ती की जा रही है, टेरर फंडिंग में लोग जुटे हुए, लोगों को कट्टर बनाकर ट्रेनिंग देकर और आईसिस में भर्ती करके जिहाद के नाम पर उन जगहों पर भेजा जाता था जहां आईसिस पहले से एक्टिव है। यानी केरल का जो सच एक फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है वो सिर्फ कही सुनी बात नहीं है बॉस, ना ही इसे प्रोपेगेंडा मानकर पूरी तरह से खारिज किया जा सकता। ठीक है, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, 300 के साथ हुआ, 400 के साथ हुआ, वो अलग मैटर है। लेकिन वो आंकड़ा जो है वो आपको सही ना लगे या सही हो या ना हो, इसको लेकर बहस हो, इसका मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ये भी नहीं। जहां तक आईसिस की बात है तो यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि आईएसआईएस की हमेशा भारत पर नजर रही है। आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उसका प्लान खरसान कैलिफेट बनाने का रहा है और इस खरसान कैलिफेट को आईएसआईएस भारत तक फैलाने के प्लान में बहुत पहले से काम कर रहा, आज से नहीं कर रहा। भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पहली बार 2013 में भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए, जब सीरिया में इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि आईएसआईएस के लिए सीरिया और इराक में लड़ने वाले आतंकियों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं।
करीब 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को जांच एजेंसियों ने पकड़ा जो सीरिया और इराक से आईएसआईएस के लिए लड़कर लौटे या फिर आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से कई आरोपी ऐसे थे जो आईएसआईएस के बहकावे में आकर भारत में ही आतंकवादी हमला करने की भी तैयारी कर रहे थे। 2019 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में बताया कि अब तक आईएसआईएस के लिए काम करने वाले 155 संदिग्ध आतंकवादियों को देश भर में पकड़ा गया। तो ये कह देना कि जैसे कोई आईएसआईएस में जा ही ना रहा हो, कोई ऐसा मॉड्यूल चल ही ना रहा हो, कोई प्रयास हो ही ना रहा हो, यह सच से मुंह मोड़ने जैसा और सच पर चर्चा होने से रोकने जैसा है। अमेरिका का विदेश मंत्रालय हर साल दुनिया भर में आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी करता है। साल 2020 में अमेरिका ने भारत में फैले आतंकवाद पर रिपोर्ट जारी की। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में क्या कहा था आपको पता है? अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की थी, यह अमेरिका की रिपोर्ट है, यूएस की रिपोर्ट आतंकवाद पर, टेररिज्म पर। और यह रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2020 तक, यानी इस वक्त तक जो आईएसआईएस की तरफ से लड़ने वाले आतंकी हैं, उसमें 66 जो हैं वो भारतीय हैं। 66 लोग भारतीय मूल के थे, 66। और कहा जा रहा कि चर्चा ही ना हो। कई थिंक टैंक ने भी भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों पर जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक आईएसआईएस की भर्तियां जो है ज्यादातर वो कहां होती हैं? केरल में होती हैं ज्यादातर भर्तियां, केरल से होती है। टोटल केस जो सामने आए जहां भर्तियां हुई 200, उसमें से केरल में 40 केस केरल में थे, यानी 20% केसेस केरल के निकले। केरल से आईएसआईएस में भर्ती होने वाले ज्यादातर लोग वो होते हैं जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग जब भारत लौटते हैं तो आईएसआईएस का लिंक उनके साथ पहले से जुड़ा हुआ होता है। ये सारी बातें सामने होने के बावजूद अगर कोई कहे कि आप आंख मूंद लीजिए, उस पर चर्चा ना होने दीजिए, इससे कोई धर्म विशेष पर खतरा हो जाएगा। कैसे धर्म पे खतरा हो जाएगा भाई? जो लोग आतंकी बना रहे हैं वो तो धर्म को ही हथियार बना रहे हैं, और वो नेक्सस तो तभी टूटेगा ना जब लोगों की आंखों के सामने सच आएगा, उनको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हो रही, तभी तो लोग बचेंगे। और जहां तक लव जिहाद की बात है, तो केरल में लव जिहाद को लेकर बहस आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी बहस है। 2009 में केरल के एक अखबार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से फ्रंट पेज हेडलाइन छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। इसे तब रोमियो जिहाद कहा गया था। 2009 में केरल में 2 हिंदू लड़कियों का केस आया था जो एमबीए की स्टूडेंट थी और मुस्लिम युवकों के साथ गायब हो गई थी। इन लड़कियों का केस हाईकोर्ट गया, फिर केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद की जांच का ऑर्डर दे दिया। इस पर तब केरल के डीजीपी ने जांच की और रिपोर्ट में कहा कि लव जिहाद का कोई सबूत नहीं है, इंटरफेथ मैरिज को लव जिहाद के सबूत के तौर पर नहीं बता सकते। लेकिन इससे केरल में लव जिहाद पर बहस रुकी नहीं। केरल के हिंदू संगठन और केरल के कैथोलिक चर्च लगातार यह मांग करते रहे कि पूरी जांच करके लव जिहाद की सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। इसे सिर्फ इंटरफेथ मैरिज ना कहा जाए, क्योंकि लव जिहाद को सिरे से खारिज करने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। 2019 में केरल के माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की और कहा कि केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में 2005 से 2012 के बीच लव जिहाद के 4000 केस की बात की। इसकी एनआईए जांच हो। केरल से आईएसआईएस के हमदर्द निकल रहे थे, केरल में लव जिहाद की बात हो रही थी, और यह सब किसके राज में हो रहा था? या तो कांग्रेस के राज में या फिर कम्युनिस्टों के राज में, लेफ्ट के राज में, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों का केरल में बारी बारी से सत्ता में दखल रहता है।
इन्हीं दोनों की सरकार बनती है, एक बार इनकी एक बार उनकी। केरल में 1996 से 2001 तक सीपीएम की सरकार रही, फिर 2001 से 2006 तक कांग्रेस, 2006 से 2011 तक सीपीएम की सरकार फिर आ गई, फिर 2011 से 2016 तक कांग्रेस रही, 2016 से अब तक लेफ्ट की सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर बात हवा में उड़ा देने वाली नहीं होती। हवा में आज वो दलीलें उड़ गई जो कोर्ट में रखी गई थी। कोर्ट ने तर्क दिए, कोर्ट ने केरला स्टोरी को रोकने की याचिका खारिज कर दी, केरला स्टोरी रिलीज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो संकट दिखाया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देश उसको देखेगा और उस पर क्या राय बनाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।